चल डालो जरा हेडिंग भाई। आज 1 अक्टूबर, अक्टूबर का पहला दिन, कल की छुट्टी। नंबर 1 न्यूज है, आ जाओ जरा। सर्वे। अरे गांधी जयंती कॉन्टेक्स्ट में बोला है, तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला। दुनिया की छुट्टी। तुम पेपर की तैयारी करो, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है, कोई भी छुट्टी नहीं है तुम्हारी। चलो न्यूज इंपॉर्टेंट है, डालो जरा हेडिंग। ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 2022 एंड 23 का जो डेटा है वो आ चुका है। पब्लिश कौन करता है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मॉस्पी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है सारे सर्वेस कंडक्ट करने में कि यार इंडस्ट्रीज में कहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कहाँ ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज का डेटा जो ASI के थ्रू मॉस्पी निकालता है। पॉइंट क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखो ना, इंडिया में 3 फेज रहे हैं। सोसाइटी में, हर इंडस्ट्री में, हर इकोनॉमी में 3 फेज रहते हैं। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, कि जब आपके पास इंडस्ट्री नहीं होती, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो यू गो विद द एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्रॉप्स उगाते हो, खाते हो, उसको बेचते हो, उससे इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है। आपने राइस उगाए, आपने वीट उगाए, एक्सचेंज किया, और जो है मनी की वैल्यू आप लोगों ने कैप्चर कर ली। दूसरा आपके साथ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आएगी, रॉ मटेरियल्स आएंगे, आयरन को यूज करना आएगा आपको, कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, फर्टिलाइजर्स बनाओगे, स्टील बनाओगे, बहुत सारी चीजें बनाओगे। ये कहाँ बनेंगे? आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। ये है आपका सेकंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं उसको, जहाँ पर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। थर्ड सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर, जहाँ पर हम सर्विसेज की बात करते हैं। जैसे सर्विसेज देना, जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री ये आपका टर्शरी सेक्टर है। तो एजुकेशन सेक्टर है, वो भी क्या है? टर्शरी सेक्टर है कि वी आर गिविंग यू द सर्विसेज ऑफ एजुकेशन। BPOs है ना, आपके ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सब आपको सर्विसेज देते हैं। आपके घर में प्लम्बर आता है, आपके घर में कोई भी काम करने वाला पर्सन आता है, दे प्रोवाइड यू द सर्विसेज। ठीक है, तो इकोनॉमी के 3 पहलू हैं, पहला एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री एंड देन द सर्विस सेक्टर। इन तीनों का एक ऑलमोस्ट बैलेंस सा वर्जन होना चाहिए। एग्रीकल्चर हल्का सा कम होगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत कम होगा तो यू विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर द फूड, तो वो भी सही नहीं है। आप इंडस्ट्री क्यों ही लगा रहे हैं इतने, जब आप खुद अपने आप उस फूड को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, तीनों का ऐसे ग्रोथ होता है इकट्ठा। इंडिया में हुआ क्या है ना, इंडिया में 1947 के बाद हम बेसिकली क्या थे? एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, एग्रीकल्चर था हमारे पास, हम राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, बीच में थोड़ा सा मतलब डिक्लाइन भी, वी वर द मेजर ग्रोअर ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग ले आए, है ना, बहुत कुछ हम लोगों ने किया। एकदम से ना इंडस्ट्री ग्रो होनी शुरू हुई थी 1960s में, हल्की हल्की धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। लेकिन 1991 में जैसे ही रिफॉर्म्स आए ना, कि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, कि जिस भी देश की कंपनी को यहाँ पर आना है तो वो यहाँ पर आ सकती है, किसी को भी अगर फिनिश्ड गुड भेजने हैं तो वो यहाँ पर भेज सकती है। तो हमने अपने मार्केट्स को ओपन कर दिया। हमने टीवी बनाने की बजाय टीवी को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी जो इंडस्ट्री का खुद का डोमेस्टिक बेस है वो हल्का सा कमजोर रह गया, क्योंकि हम सभी चीज़ों के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हो गए। तो हमारे पे सर्विस सेक्टर तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर गया, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था। बीच का जो ये सेकंड सेक्टर था ना, जो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर कभी कभी क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी, तब भी वो खराब हो जाएगी। सर्विसेज वाले भी धीरे धीरे डाउनफॉल में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल। इंडस्ट्री पे लेकिन चीज़ें बनेंगी, प्रोडक्शन होगी, वो तो हमेशा इंडस्ट्री ही करेगी। इकलौता इंसान तो कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना, यू विल रिक्वायर डिफरेंट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडिया में वो स्टेप स्किप हो गया। दैट इज वाई इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो इतना ज़्यादा है नहीं, एंड वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। चाहे फिर वो मोबाइल्स हो, चाहे फिर वो टीवी हो, चाहे फिर वो एनीथिंग, फर्टिलाइजर से लेकर स्टील से लेकर बहुत सारी चीज़ों तक, एल्यूमिनियम तक, हम जो है बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड से है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से बोला गया है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वो थोड़ा सा बढ़ भी गए हैं। इंडिया में 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर।
अगर आपके पूरे देश में 100 लोग हैं तो 100 में से 55 एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जिसमें से 25 जो हैं वो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है। मतलब अगर एक उस पर काम करने के लिए आपको 10 लोगों की जरूरत है और आपकी फैमिली में 20 लोग हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं, मतलब जरूरत तो 10 लोगों की ही है। बाकी जो 10 लोग हैं वो कहीं और जाकर भी काम कर सकते हैं, बट उनको काम मिल नहीं रहा है तो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनको लग रहा है कि हाँ वो तो काम कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयड थोड़े हैं, वो फिर ढूंढ भी नहीं रहे। तो देर डिसगाइज्डली, छुपे हुए अनएम्प्लॉयड है वो, उनको पता भी नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड है बट वो है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा इंक्रीज हुआ है 7.5% से। पहले हमारे यहाँ पर 1.72 करोड़ जो लोग थे वो इंडस्ट्री में काम करते थे मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद अभी रिसेंटली 1.84 करोड़ जो है वो इंक्रीज हमने डेटा देखा है, मतलब कि अराउंड 14 लाख समथिंग का, मतलब 1.72 अपना जो भी है इसका 0.12 करोड़ है ना। तो दैट इज बेसिकली द नंबर कि हम लोगों ने जो है इतने इंक्रीज किए। तो एक तो ये अच्छा डेटा प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने कि हम कुछ ना कुछ ग्रोथ ही कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ पीपल को हम लोग एम्प्लॉयमेंट ही दे रहे हैं, अच्छी बात है ये तो एक डेटा ये है इसमें। दूसरा, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ना, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग 2010-11 से पहले डिक्लाइन हो रहा है, फिर बहुत डिक्लाइन हो गया है 12-13 में, फिर थोड़ा सा बढ़ा है, जैसे करते करते ना काफी 2020-21 में कोरोना की वजह से भी काफी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। इंडस्ट्रीज काफी टाइम तक बंद थी, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, ज्यादा लोगों की अक्यूमुलेशन थी नहीं, तो काफी ज्यादा इसमें डाउनफॉल आया, जिसके बारे में इस टाइम पे बोला जा रहा है कि जो कोविड का इम्पैक्ट था हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से निकाल दिया। जैसे बहुत सारे सेक्टर्स ना बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं बाय द कोविड वेव, कई लोगों के तो बिजनेस ही बंद हो गए सारे, तो सर्विसेज सेक्टर वाले थे जबकि आधे तो बिजनेस ही बंद हो गए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग उछाल देख रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चीज तो ये। दूसरा, डेटा में कहते हैं जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री, ये लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। फैक्ट्री, फैक्ट्री किसको बोलोगे आप? जहां पे सामान बनता है। क्या एक ऐसी जगह जहां पे 3 लोग काम करते हैं, क्या वो फैक्ट्री है? जहां पे अगर 9 लोग काम करते हैं वो फैक्ट्री है ना? क्राइटेरिया होगा किसी न किसी का, तो क्राइटेरिया है फैक्ट्री का। क्राइटेरिया ये है कि अगर 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं यूजिंग पावर, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है और 10 लोग काम करते हैं, उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री का नाम दिया जाएगा उसको। और जहां पर आप पावर का इस्तेमाल नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं चाहिए मशीन चलाने के लिए, आप हाथ से ही काम कर रहे हैं, तो उसमें नंबर कितना है? 20। तो फैक्ट्री समथिंग वेयर 10 और मोर पीपल आर वर्किंग with usage of power and 20 or more are not using power or electricity. तो that's the फैक्ट्री की डेफिनेशन हमारे लिए। चलो, उसके साथ जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है किस इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया है? अभी फूड प्रोडक्ट बनाने वाली ने, आपका टेक्सटाइल ने, बेसिक मेटल्स ने, वेयरिंग अपैरल्स एंड मोटर व्हीकल्स, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या फिर आपका बेसिक मेटल्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। इसका मतलब ये इंडस्ट्रीज काफी ग्रो कर रही हैं, है ना? तो अगर हमें कोई अभी पॉलिसी बनानी है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो फोकस किस पे रहना चाहिए? हमारा इन इंडस्ट्रीज पे रहना चाहिए। फोकस इस पे हो कि इसको और ग्रो करें, जो पीछे लैगिंग बिहाइंड वाली इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी फिर हम काम करें कि हाँ यार पीछे रह गए हैं ये लोग, थोड़ा सा इनको और ज्यादा हम ग्रो करवाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा कि अकॉर्डिंग टू ASI 2022-23 का डेटा, द मोटर व्हीकल इंडस्ट्री वाज गिवर ऑफ जॉब्स टू द पीपल, तो आंसर इज यस, और डेटा आएगा ऐसा ही, है ना? आपको लगेगा तो बहुत डेटा इसमें कौन ही पढ़ेगा, नहीं याद रहेगा, ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना है। एक ट्रेंड सा आपको पता हो कि हाँ ट्रेंड चल रहा है, कोविड के बाद कम हो गया था, अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो एक तो ये चीज। दूसरा, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं, जितने लोगों ने इंडस्ट्रीज खोली हुई थी वो भी इंक्रीज हुई हैं। पहले थी ये आपकी 2.49 लाख, अब ये है 2.53 लाख, मतलब कि थोड़ा और 4 लाख के करीब हम लोगों ने इंक्रीज कर लिया है।
बहुत बहुत होती है इंडस्ट्रीज, मतलब आपको डेटा में ऐसा लग रहा है कि यार हम तो 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे बूढ़े भी हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे पास अराउंड 45% के अराउंड है, ठीक है, जिसमें हम फीमेल्स को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं वर्क, क्योंकि फीमेल्स की वर्किंग एज पॉपुलेशन में है काउंटिंग, बट रही हैं और ना वो काम को ढूंढ रही हैं, तो ये नंबर थोड़ा सा कम है हमारा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि यस, कोविड पेंडेमिक हैज बीन वाइप्ड आउट, द इम्पैक्ट ऑफ दैट हैज बीन वाइप्ड आउट, इंपॉर्टेंट थिंग है। चलो, किसने क्या किया किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान जो है आपके, और गोवा, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने काफी ज्यादा जो है अपना मतलब एक तो ग्रोथ भी दिखाया है। दूसरा, इन तीनों स्टेट्स में ना जो क्राइटेरिया है फैक्ट्री के लिए वो अलग है, ध्यान रखना। पेपर में क्वेश्चन अगर आता है कि ईच स्टेट शेयर्स द सेम डेफिनेशन फॉर अ फैक्ट्री, तो आंसर इज नो। महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा का है आपका 10-20 था ना, जैसे उसमें, इसमें है 20 और 40, 20 विद पावर एंड 40 विदाउट पावर, ठीक है। महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गोवा के केस में ऐसा है। एक तो ये चीज, दूसरा सारी इंडस्ट्रीज, बीड़ी बनाने वाली, सिगरेट बनाने वाले, ये सब जो है इसमें आपके काउंट होता है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब जब इंडस्ट्री की बात करते हैं आप सिर्फ फैक्ट्री की बात नहीं करते, आप हर चीज की बात करते हैं। तो बीड़ी सिगरेट बनाने वाले भी, वो बीड़ी सिगरेट में लगता है क्या है, वो पत्ते आते हैं पेड़ के, उनको आप इकट्ठा करते हो, वो तंबाकू होता है, क्या उसको फिल करना है, धागे से लपेटना है, बेच देनी है, वो उसमें पूरा भरना है और बेच देनी है। तो टेंडू लीव्स होती हैं, वो किसी पेड़ के पत्ते की बनती है ना। देखिए बीड़ी कभी उन्होंने पहले मना किया मैंने देखी बोला पहले ही मना कर दिया, वरना अगला क्वेश्चन उसका पिए कभी पत्ते की बनती है वो टेंडू लीव्स बोलते हैं उसको। मेनली फीमेल्स काम करती हैं उसमें, फीमेल्स, चिल्ड्रन, सेक्टर डोमिनेटेड बाय फीमेल बट कंज्यूम्ड बाय मेल्स। बट ऐसा नहीं है, रूरल एरिया में बहुत ज्यादा कंजप्शन है बीड़ी की, रूरल में विमेन के लिए भी और मेल्स के लिए भी। सिगरेट तो आपको अर्बन एरिया में दिखेंगी, गांव में नहीं है सिगरेट। गांव में सिगरेट वाला तो फिर वो है राजा, सलाम साहब वो बीड़ी चलती है वहां। चलो नेक्स्ट है आपका, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उनका भी जो नंबर है वो कम हुआ है। द वर्कर्स वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर बोले तो जिसमें कोई रूल्स नहीं है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कि यार बीमार हूं मैं नहीं आ रहा आज, वो नहीं बताते आपको कि यार तेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तेरे को इतनी छुट्टियां मिलेंगी, इसमें 3 महीने का तेरे को इतनी पेंशन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है वहां पे। 9 से 5 की भी जॉब नहीं है, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक आपने वहां पर रहना है। इनफॉर्मल, ना किसी को पता कि आप वहां काम कर रहे हो। आप कल को कहो कि यार मैं यहाँ पे काम कर रहा था और जो एम्प्लॉयर है जिसने मुझे रखा हुआ था उसने मेरे साथ मारपीट करी, तो रखा था, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट साइंड, तो वो वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट नहीं होगी, वो जनरल हैरेसमेंट वाला केस लगेगा उसके ऊपर। वर्क प्लेस क्योंकि आप मेंशन ही नहीं कर पाए, वो मुकर गया कि मैंने तो रखा ही नहीं इसे, देयर इज नो रूल्स। तो उसमें जो लोग काम करते हैं वो भी थोड़े से कम हुए हैं, मतलब कम है। इनफॉर्मल का मतलब होता है गिग इकोनॉमी, सुना आप लोगों ने टर्म ये गिग इकोनॉमी, कि भाई इनफॉर्मल सा है, कभी भी निकाल सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स, मतलब जो बहुत बड़ी कंपनियां वो तो फॉर्मल सेक्टर में काउंट होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होती है, लेकिन छोटी मोटी कंपनियां कि भाई तुम आ जाए, परसों तुमको बोला कि तुम्हारा काम ठीक नहीं लगा तो तुम जाओ, तो ऐसा कोई रूल नहीं था कि जब तुमने मुझे हायर किया था तो मुझे बताओ कि तुम प्रोबेशन पर रखोगे, मुझे कम से कम 1 महीने पहले का नोटिस दोगे, ये लिखा होता है बट फॉलो नहीं करता कोई। जो लोग काम कर रहे हैं वो भी नहीं फॉलो करते, वो भी निकल जाते सैलरी लेके हैं। गिग के चलो फिर भी थोड़े बहुत रूल्स हैं, मतलब गिग इकोनॉमी का वो पार्ट है, बट वो बहुत इनफॉर्मल नहीं है। देखो तो बहुत इनफॉर्मल कि मतलब आप चौक पर जाकर बैठे हो, काम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जोमेटो स्विगी का तो फिर भी ये है ना कि यार आपने 3 ऑर्डर किए तो 3 ऑर्डर का जितना भी 10% है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, इतनी छुट्टियां आपको अलॉट है, ये आपका काम करने का टाइम रहेगा, मतलब उसमें आपका फ्रीडम है काम करने के लिए, बट आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप काम करोगे और आप उस कंपनी का हिस्सा हो। थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है जोमेटो के लिए काम करने के लिए।
वो भी एक फर्क है ना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। दूसरी चीज है आपकी ये जो आपका है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, असूस, ये भी डेटा है जो मॉस्पी ही निकालती है, जो किसके लिए है, अनइनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि कोई कंपनी काम करी पता ही नहीं है, आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, बैठते हैं और बोलते हैं कि यार कंपनी खोलते हैं, 3-4 दिन काम करते हैं उसमें ना, महीने 2 महीने काम करते हैं कि हाँ करके देख लेते हैं, तो जीएसटी नंबर नहीं लेते उस टाइम तक, तो आपने रजिस्टर ही नहीं करवाई है वो अभी तक कंपनी, आप घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं कि क्या पता काम चल जाए। तो उसमें भी काफी सारे लोग जो काम करते थे वो थोड़े से कम हुए हैं, मतलब कि इसके 2 महीने हैं, या तो लोगों ने इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करना छोड़ दिया है, उनको भरोसा नहीं है कभी भी निकाल देंगे, या फिर उन्होंने इनफॉर्मल को छोड़ के फॉर्मल सेक्टर में जाना शुरू कर दिया। तो बोथ कुड बी दी ऑप्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ठीक है, तो ये सारा डेटा है, इसमें आपको पता होना चाहिए। दूसरा बाकी तो ठीक है, मतलब कोई खास इसमें और है नहीं। ये है जो एवरेज इमोल्यूमेंट्स हैं वो भी आपके इंक्रीज हुए हैं, जो पैसे आपको मिलते हैं एवरेज इमोल्यूमेंट्स, सैलरी जो है उसे भी इंक्रीज देखने को मिला है कि अगर आप पहले महीने के 10,000 रुपीज कमाते थे तो नाउ यू कैन अर्न अराउंड 13,000 रुपीज, तो इंक्रीज हुआ है। दूसरा जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जीवीए जीडीपी अभी आप सेम समझो इसको, इकोनॉमी में करना बहुत डिटेल में। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जिसका मतलब है कि आपके स्टेट ने कितना पैसा प्रोड्यूस किया है पूरे देश के लिए। अगर पूरे देश की इनकम 100 रुपए है तो महाराष्ट्र ने कितने दिए हैं उसको, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये हैं 5 मतलब टॉप 5 स्टेट्स। और आप अगर देखोगे महाराष्ट्र कोस्टल स्टेट है, बहुत यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, गुजरात भी आपका इंडस्ट्रियल स्टेट है, तमिलनाडु भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, कर्नाटका भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी काफी ज्यादा अमाउंट में बड़ा है और यहाँ से ट्रेड काफी ज्यादा होता है और कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कंजप्शन ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, है ना। तो ये 5 स्टेट्स के नाम ध्यान रखने हैं आप लोगों ने कि ये इन्होंने काफी ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, पैसे कमा के दिए पूरे देश को। तो ये सारा चीजें इसमें, एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने दी है, प्रोडक्शन भी इन्होंने करी, एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने दी है, बस इतना डेटा आपको ध्यान रखना है। एएसआई क्या है, कौन रिलीज करता है, क्या क्या उसके बेसिक पॉइंट्स हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ट्रेंड के हिसाब से ध्यान रखना, जब भी कोई मेंस का आंसर लिखोगे तो इन डेटा को कोट कर सकते हैं आप। ठीक है, जब भी आपको कोई पूछे कि यार हाउ साउथ इंडिया इज मोर इंडस्ट्रियल देन नॉर्थ इंडिया, तो डेटा को कोट कर दो कि भाई पहले 5 स्टेट्स में से आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे के सारे कहाँ के स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक स्टेट है जो नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा पॉपुलेशन का भार झेल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द जीडीपी। लोग हैं ज्यादा लेकिन काम कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और इकोनॉमी भी कम चला रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब डेटा आपने एज इट इज नहीं यूज किया, लेकिन आपने थोड़ा सा ऐसे ट्वीक करके इस्तेमाल किया तो आपके स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन मिल गई कि भाई अपने मन से नहीं बनाकर कह रहे कि करके कह रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन एलिफेंट्स। यार मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो ये नहीं है, लेकिन क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज हैं जो न्यूज में रहती हैं तो पेपर में क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है तो वो अपने को करना होता है। एलिफेंट्स इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, पहली बात तो ये है आपके ये 4 एरियाज, नॉर्थ वेस्टर्न, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न, ये आपका ईस्ट एंड सेंट्रल, 2 काउंट करेंगे इनको, एंड साउथ। मतलब इंडिया में हर जगह आपको हाथी मिल जाएगा, हर जगह पर जो एलिफेंट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह, मतलब इंडिया में एलिफेंट्स की कमी नहीं है। ठीक है, इंडिया में कौन से मिलेंगे आपको, ये वाले एशियन एलिफेंट्स, ये हैं आपके अफ्रीकन एलिफेंट्स। पेपर में क्वेश्चन सिंपल एशियन पे नहीं आएगा, डिफरेंसेस पे भी आ सकता है, जैसे चीता एशियाटिक चीता में क्या डिफरेंसेस हैं, वैसे ही क्योंकि अगर ये न्यूज में है तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एशियन वाले क्या है, थोड़े से ना ये स्मॉलर साइज की होता है, अफ्रीकन आ थोड़ा सा लार्जर साइज। ठीक है, दूसरा ये जो है आपके ट्विन डोम्ड हेड हैं, जैसे आप कह लो कि इंडेंट रनिंग अप द सेंटर ऑफ द हेड, मतलब बहुत ही बायोलॉजिकली टर्म्स में नहीं जाएंगे हम लोग, बट हाँ अलग दिखते हैं। ये वाला थोड़ा सा ना राउंड हेडेड है, ऐसे सीधा ऐसे
जब हाथी बनाते थे हम लोग, जिसमें ड्राइंग आती थी ना, बचपन में हम करते थे स्कूल में, हाथी बनाने को देते थे वो, तो बस ऐसे ही बना देते थे हम, तो वो अफ्रीकन हाथी बनाते थे हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ऐसे अलग अलग इसके बनाने में थोड़ी सी ड्राइंग में दिक्कत होती थी, मुझे तो होती थी एटलीस्ट। तो राउंड हेडेड है, बिगर, क्योंकि लार्जर साइज है तो बिगर टस्क है, जो ये सूंड है थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है ना। ये ऐसा नहीं है कि मतलब इस पे क्वेश्चन आने से, इन्वायरमेंट में ऐसे झटके लगते हैं पेपर में कि अच्छा, पेपर में क्वेश्चन क्या होता है एलिफेंट का, कि भाई एलिफेंट्स का जो ग्रुप है वो जो फीमेल है वो हेड करती है, जो प्रेगनेंसी है एलिफेंट्स फीमेल एलिफेंट्स की वो बहुत देर तक चलती है। तो ये एलिफेंट पर ही क्वेश्चन था, 4 स्टेटमेंट्स आई हुई थी उस पर, क्योंकि हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं कि यार हमेशा ना वो पूछेंगे वन हॉर्न राइनोसेरोस, क्योंकि वो खत्म होने वाले ना, नहीं, जो बहुत अबंडेंस में उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है ना, करते रहो प्रोडिक्ट बैठ के। तो जो न्यूज में है यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये थोड़ा बहुत चीजें हैं। स्किन टेक्सचर देखो, थोड़ा सा स्मूदर स्किन है, ये हल्की सी ऐसे रिंकल्ड स्किन है, बूढ़ा बूढ़ा सा लगता है, ये बिल्कुल फेस वॉश करके आया हुआ। इसकी लाइफ कम है 48 ईयर, सुंदर दिखेगा तो कम जिएगा, बेकार दिखेगा तो 70 साल जिएगा। देख लो, तुम्हारी मर्जी है की सूरत पे आई है। तो अलग अलग वेराइटीज हैं दोनों एलिफेंट्स, थोड़े से साइज का डिफरेंस है, स्किन टेक्सचर का डिफरेंस है, सूंड के लेंथ का डिफरेंस है, और आपका लाइफ स्पैन का डिफरेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सदर्न एशिया में मिल जाएंगे, इंडिया के साथ साथ ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, हर जगह मिल जाते हैं। ये अफ्रीका में हर जगह मिल जाएंगे, आपका डेजर्ट्स में मिल जाएंगे, जो ग्रासलैंड है वहां में मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। मतलब जैसे हाथी जंगल में भी रह सकता है, हाथी जो ग्रासलैंड है वहां भी रह सकता है, हाथी जो है डेजर्टिफाइड एरियाज में भी रह सकता है, अफ्रीका के केस में तो दिख जाएंगे आपको बहुत सारे। तो एक तो ये है न्यूज, क्या है इतना सारा करने के बाद मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की न्यूज है ये। जैसे दुनिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक तो डाइवर्सिटी होती है आपकी जीन लेवल पे, जीन लेवल मतलब कि एक ही स्पीशी है, एक ही आम की स्पीशी है, कोई लंगड़ा आम है, कोई छोटी अम्बी है, कोई दशहरी है, कोई कस्तूरी है, कोई कुछ है, एक ही स्पीशी है, अलग अलग वैरायटी है। तो वैरायटी किस लेवल पर है, जीन लेवल पे वैरायटी है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, स्पीशी लेवल पे वैरायटी। स्पीशी लेवल का मतलब क्या होता है कि भाई ये एक एरिया है, यहाँ पर ह्यूमंस भी रहते हैं, यहाँ पर एलिफेंट्स भी रहते हैं, यहाँ पर टाइगर्स भी रहते हैं, तो दिस डाइवर्सिटीज ऑफ स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज की डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, है ना। हम एक ही स्पीशीज सारे होमोसेपियंस, लंगूर से ही निकले हैं हम अल्टीमेटली, है ना। चिंपैंजी, हमारे और चिंपैंजी के डीएनए में 1% का डिफरेंस है सिर्फ, 99% इज द सेम। तो कभी लगे कि थोड़े से हम जानवर टाइप से हैं, समझ जाना गलती हमारी नहीं है, पूर्वजों की गलती है, ठीक है। तो यहां पर बात करें जीन डाइवर्सिटी की, ये लोग कह रहे हैं कि यार 5 जगह मिलते हैं इंडिया में ये, और जो सदर्न वाला इंडिया है चल रही है। क्योंकि अगर आप ध्यान रखना, जैसे हम नॉर्मली क्या बात करते हैं कि जो मैरिजेस हैं दे शुड बी नॉट विद इन द गोत्र, है ना। जैसे आपका जो सरनेम है, अगर किसी लड़के का भी वही सरनेम है तो उनमें शादियां थोड़ी सी कम होती हैं, गोत्र अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि आप एक ही लीनियज से हैं। तो इससे क्या होता है ना, यू आर मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस, आपका जेनेटिक लेवल पे जो एवोल्यूशन है वो नहीं हो पाता, जो आपके बच्चे हैं वो भी थोड़े से डिजीजेस के लिए वल्नरेबल रहेंगे। ऐसा साइंटिफिक रीजन है इस चीज का कि अगर बहुत कम पॉपुलेशन ने बहुत सारे लोगों को जन्म दिया है तो अल्टीमेटली उनकी जो ये जेनेटिक एवोल्यूशन है वो हल्का सा रुक जाता है इन कंपैरिजन टू दोज पॉपुलेशन जिन्होंने बहुत हर जगह पर अपना एरिया एक्सपैंड किया है और अलग अलग जो है लेवल पे जाके मैरिजेस को अंजाम दिया है ना। तो ये डिफरेंस आता है। सेम एलिफेंट्स के साथ में भी केस है ये लोग ये कह रहे हैं कि यार जो आपका साउथ इंडिया है ना, यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर कुछ एलिफेंट्स की पॉपुलेशन ने अपने आप को ऐसे घेर के रखा हुआ है एंड दे डोंट इंक्रीज देयर एरिया ऑफ एक्सपेंशन। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, वही जो पॉपुलेशन है तो जेनेटिक एवोल्यूशन हो नहीं पाया, नंबर में वो कम है एंड दे आर फेसिंग द एक्सटिंक्शन का थ्रेट कि कोई भी डिजीज अगर आएगी तो सबको लगेगी। जैसे आपकी जो इम्यूनिटी है वो अलग है, हमारी इम्यूनिटी अलग है,
जो ट्राइबल में लोग रह रहे होंगे उनकी इम्यूनिटी अलग होगी, अलग अलग क्लाइमेट का फर्क है। तो कोई अगर मलेरिया का पैरासाइट मुझे मुझे मलेरिया कॉज कर सकता है, तो मे बी ट्राइबल्स को वो कॉज ही ना करे, क्योंकि मलेरिया जिस जीन को जाकर हिट करेगा वो ट्राइबल ने पहले ही अपने आप में गायब किया हुआ है, वो उनका जेनेटिक एवोल्यूशन है। जो डायबिटिक जीन मेरे अंदर है वही डायबिटिक जीन किसके अंदर आएगा, मेरे बच्चों के अंदर आएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, जब तक किसी एक ऐसे पर्सन से मीटिंग नहीं होती है जिसके पास इम्यूनिटी है और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं है। तो जो अगला बच्चा पैदा होगा उसमें थोड़ा सा इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर एक डिजीज ऐसे कंटिन्यू रहती है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड कि साउथ इंडिया में थोड़ा सा इनके साथ ऐसा देखा जा रहा है दैट दे हैव लॉस्ट द जेनेटिक विगर, जितनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। दैट्स द मेन रीजन कि एक प्रॉपर एरिया में ही ये सीमित होकर रह गए हैं। इस पूरे आर्टिकल में 3 जगहों का जिक्र किया गया है, एक तो पालघाट गैप, एक आपका शनकोटा गैप। अब जिन्होंने ज्योग्राफी कर ली है वो जरा बताएंगे पालघाट जो गैप है वो किन किन के बीच में है, क्या सुना भी है ये? और जिन्होंने ज्योग्राफी कर ली उन्होंने नहीं बताया, मुझे बाहर मिलना आज। स्टेट्स, एयरलैंड तमिलनाडु, नाइस। हिल्स, नीलगिरी एंड सबसे पास कौन सी उससे, अनामलाई, है ना। मतलब साउथ में अगर आप जाएंगे तो आपको पालघाट गैप मिलेगा। गैप का बेसिकली मतलब क्या है ना कि जो पूरा इंडिया है ना वेस्टर्न वाला, यहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ है, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं इन्हें, बहुत कंटिन्यूअस है, बीच में कोई भी गैप नहीं है, ऐसे पहाड़ के पहाड़ के पहाड़ के पहाड़ के पहाड़ चलते चले जाते हैं। गैप का मतलब है कि एक रास्ता सा है जो बना हुआ है जो आपको इस वाले एरिया से यहाँ तक ले जाएगा। तो पालघाट गैप जो है वो आपके 2 हिल्स के बीच में है, नीलगिरी ऊपर है, अनामलाई नीचे है, ठीक है। और केरला इस साइड है, तमिलनाडु इस साइड है। तो दिस गैप डिवाइड्स दीज 2 स्टेट्स। शनकोटा गैप जो है आपका तमिलनाडु में, ये सबसे नीचे की जो हिल्स है इंडिया की वो है कार्डमम हिल्स। लाए आप एटलस, कार्डमम हिल्स, पता नहीं कार्डमम है कि कार्डमम, देख लेना क्या बोलते हैं इसको, एम है शायद। कार्डमम हिल्स इसके 2 हैं, एक है आपका नॉर्थ कार्डमम, एक है आपका साउथ कार्डमम। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो गैप है दैट इज द शंकोटा गैप। मतलब न्यूज है वो तो हमने देख ही ली कि यार क्या न्यूज है, सिंपल जेनेटिक डाइवर्सिटी का न्यूज है, कोई खास है नहीं। इंडिया में एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, डिफरेंसेस क्या है अफ्रीकन प्लस एशियन में वो देख लिया। ये लोकेशंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, शंकोटा गैप एंड पालघाट गैप। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इन्होंने मतलब पूरी रिसर्च की हुई है, बहुत डीप रिसर्च है कि जैसे ना पहले 2 चीजों जो एलिफेंट्स है ना साउथ इंडिया में, एक तो है जो पालघाट गैप से उस साइड रह गए, एक जो है इसके नीचे पालघाट और शंकोटा गैप के बीच में रह गए, शंकोटा गैप से एक नीचे के हैं। तो साउथ इंडिया में 3 जगहों पर ये वैरायटीज मिलती हैं। तो जो बहुत कम एरिया में सीमित हैं वो फील कर रहे हैं एक्सटेंशन का थ्रेट, एक्सटिंक्शन का थ्रेट, एक्सटेंशन नहीं एक्सटिंक्शन, खत्म होने के कगार पर होना है, क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस बिकॉज ऑफ देयर लो जेनेटिक एवोल्यूशन, ठीक है। तो एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। बाकी आपको पता होगा इंडिया में हर जगह एलिफेंट्स मिलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, आपका ये गंगेटिक प्लेन के आसपास भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ढाकाज आउटरीच इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में नहीं है इस टाइम पे, वो जा चुकी हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं बट जा चुकी हैं। वहां पर अब कौन है, मोहम्मद यूनुस। अब यार मोहम्मद यूनुस अब लगा रहे हैं दुनिया का चक्कर, अभी जाकर आए हैं यूएस। तो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अगर यूएसए के लोग या बांग्लादेश के लोग खुद
अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार को पसंद कर रहे हैं तो इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है एक हेजिमनी नहीं दिखानी चाहिए कि शेख हसीना को वापस लेकर आओ या मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसको हम नहीं मानेंगे। तो क्योंकि हमारे ये नेबर हैं और वहाँ पर अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो इंडिया को भी खतरा रहेगा। तो अगर वहाँ की पॉपुलर जनता ये कहती है कि वी एक्सेप्ट मोहम्मद यूनुस एज आर लीडर, तो आपको भी उनको जो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से लीडर से वो जाकर मिल ही रहे हैं, जैसे मोहम्मद यूनुस अभी रिसेंटली यूएसए गए हैं, साथ में और सारे जैसे उनसे भी मिले, पाकिस्तान के जो पीएम है उनसे भी मिले, शहबाज शरीफ से। उन्होंने क्या, तो हम बायलैटरल टाइज को रिस्टोर करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में वही बैर है जो इंडिया और चाइना का है। बांग्लादेश अल्टीमेट था तो पाकिस्तान का ही पार्ट, वो तो इंडिया ने 1971 में इन्वेजन किया और उसको आज़ादी दिलवा दी, लेकिन था तो पाकिस्तान का ही पार्ट। तो अगर आप कोई एरिया किसी से छीन लोगे, उसकी सरकार से छीन लोगे, तो अल्टीमेटली उनमें बहुत राइवलरी थी पाकिस्तान और आपके इसमें लोगों के बीच कल्चर बहुत अच्छा है ना, तो कल्चर तो बहुत अच्छा है लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे राइवलरी है। तो अगर वो भी मिटाने की कोशिश की जा रही है तो डीपर टाइज रहेंगे। दूसरा, सार्क को ये लोग कह रहे हैं कि हम रिवाइव करेंगे। सार्क इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 मेंबर्स, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। यार आप ना प्लीज एटलीस्ट लेकर आया करो, क्योंकि ना थोड़ा सा मार्क करते रहना। जैसे अब आपको इसमें मार्क करनी मुझे 8 कंट्रीज, कहाँ कौन कौन सी 8 कंट्रीज हैं? इंडिया हो गया एक, तो पाकिस्तान हो गया एक, आपका अफगानिस्तान हो गया एक, आपका ये नेपाल फ्री में, भूटान बिल्कुल फ्री में, और श्रीलंका हो गया। बिम्स्टेक वाली सारी नहीं है, 2 कौन से छोड़ू? इंडोनेशिया तो साउथ एशिया का वैसे ही पार्ट नहीं है। म्यांमार है इसका मेंबर, इसका म्यांमार मेंबर है, और कौन सा रह गया? बांग्लादेश। तो ये 8 कंट्रीज का समूह है। आपको लोकेशन से आइडिया होना चाहिए। आपके लिए होमवर्क ये है कि सार्क तो मैंने बता दिया आपको, आपने पता करके लेकर आने बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसमें कौन कौन से मेंबर है? पेपर में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक एंड सार्क बोथ, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर ऑफ द बिम्स्टेक बट नॉट ऑफ सार्क। तो दोनों लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, तो तैयार रहेंगे उसके लिए। एटलस ले आओ। और खरीद तो ली होगी, कहाँ रखी है खरीद के? कहाँ रखी है? लाइब्रेरी में? घर पे? यहीं पे घर पे है जो असली घर है? यही वाले घर पे? बैग भारी हो गया था, कमजोर जाने हैं हम। चलो, तो एक तो ये चीज तो उन्होंने ये बात तो करी कि हम बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, दूसरा सार को हम रिवाइव करेंगे। दूसरा, भले ही सरकार चेंज हो गई हो बांग्लादेश की, अभी भी जब ये यूएन गए हैं इन्होंने भाषण दिया है बांग्ला लैंग्वेज में। एंड बांग्लादेश इज ऑलवेज वेरी फेमस फॉर द प्रमोशन ऑफ मदर टंग। बांग्लादेश के कहने पर ही दुनिया मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर, है ना। तो लैंग्वेज, भले ही रिलीजन के तौर पर थोड़ा सा आप में डिसहार्मनीज हो इनके बीच में, लेकिन लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो तो अभी भी ये फॉलो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज है। यूएनजीए बंगाली में इन्होंने जो है वो दिया है, तो इट इज अ रिमाइंडर दैट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इज स्टिल इज सेंट्रल इन दी बांग्लादेश, एंड पॉलिटिकल चेंज जो है उसको सिर्फ रिलीजन से आपको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें इंडिया को ये सजेशन दिया गया है कि भाई यू शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड बेटर टाइज विद बांग्लादेश। ठीक है, हमारे हैं अच्छे टाइज, बस थोड़ा सा और डीपर अगर हम कर देंगे तो दे विल नॉट गो टू दी पाकिस्तान और अदर एनी अदर कंट्री। चलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉट्स वेलकम स्पेस एक्स कैप्सूल। 2 लोग हैं, सुनीता विलियम्स एंड किसी को नाम नहीं याद। सुनीता विलियम्स का सबको नाम याद है, भैया के लिए थोड़े फंसी हुई है वो। क्या नाम है मनोज? बुच बिलमोर।
देख के बोला ना देख के बोला। मैं जितनी क्लास में पढ़ाया है चल ये वाला टॉपिक, हर किसी से पूछा कि क्या दो नाम है, सबने सुनीता विलियम्स तो पक्का बोला है, लड़के का नाम किसी को नहीं याद। हद है भाई कसम से, मतलब दुनिया में क्वालिटी चाहिए थी बट तुमने तो कतई हदें पार कर दी। स्पेस एक्स, अभी इनको काफी टाइम पहले भेजा गया था, तो जिसमें ये बैठकर गए थे दैट वाज दी ये नाम लिखा है उसका बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल। बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल था जिसमें बैठकर ये गए थे, लेकिन क्योंकि इसमें हीलियम लीक हो गया और थोड़ा सा इसके थ्रस्टर्स में दिक्कत आ गई, तो इसलिए दोबारा इसको उनको लेकर आने के लिए रिस्क नहीं लिया गया, क्या पता ये वापस, इसीलिए उनको स्पेस में ही रखा गया कि भाई जब तुम्हारे लिए सेफ कैप्सूल तैयार हो जाएगा, सेफ मॉड्यूल तैयार हो जाएगा, तब तुम इसे बैठ के आ जाना। ठीक है, तो आपको पता हो कि बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में बैठकर ये गए थे, जो आपकी इस बोइंग कंपनी का पहला क्या था, टेस्ट फ्लाइट थी विद अ क्रू। पहली बार ही गए, पहली बार ही छोड़ा है, विश्वास के लायक ही नहीं है बोइंग। है ना। फिर नासा ने ये बोला कि यार अभी इसमें ना थ्रस्टर्स फेलियर हो गए। थ्रस्टर्स क्या होते हैं, जो स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। थ्रस्टर्स अगर आप डायरेक्शन अगेंस्ट में लगाओगे तो स्पीड आगे जाती है, उसी के नहीं उल्टा है। थ्रस्टर्स अगर इस साइड लगेंगे तो स्पीड कम होगी, अगर कोई चीज यहाँ जा रही है। थ्रस्टर्स अगर यहाँ होंगे तो स्पीड आपकी बढ़ेगी। स्पीड कम ज्यादा करने के लिए थ्रस्टर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यार ये लैंड करना है आपने यहाँ पे, ये कैप्सूल है तो आपने थ्रस्टर्स लगाए यहाँ पे, ऐसे ही इसकी जो है ऊपर की तरफ लगाए, इम्पैक्ट में आ रहा है, ग्रेविटी के इम्पैक्ट में नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे से जो है आपने थ्रस्टर्स ऑन कर दिए तो स्पीड हल्की सी कम हो गई। तो आपकी डायरेक्शन से अगर उल्टा थ्रस्टर लगेगा तो आपकी स्पीड कम होती है, और सेम डायरेक्शन में लगेगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये सब उसमें खराबी आ गई थी। तो रिसेंटली अभी जो है ड्रैगन कैप्सूल है नासा का, तो स्पेस एक्स का, सॉरी, तो स्पेस एक्स का है आपका ये ड्रैगन कैप्सूल, जो इस टाइम पर गया है वहां पे, वो ऑर्बिट करेगा थोड़ा बहुत और फिर जो है उनको वापस लेकर आएगा। ठीक है, तो 2 सीटें खाली छोड़ के भेजी हैं वहां पे। अभी 2 लोग साथ में गए हैं, वो भी दोबारा वापस आएंगे साथ में, तो 4 लोग इकट्ठे आएंगे। शुभ शुभ बोला, तुम जो भी बोलोगे। नाम उनके ये है, निक हेग एंड आपका अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। अगर नाम कभी दिख जाए आपको तो यू नेवर नो। तो कोशिश यही है कि 25 में आते आते जो है आपका जो दोनों है ये वापस आ जाएंगे फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये न्यूज है बेसिक। चलो नेक्स्ट है आपका सेंसेक्स एंड निफ्टी फॉल। कल एकदम से क्रैश हुआ है मार्केट, ज्यादा तो क्रैश नहीं हुआ है लेकिन 1.90% के करीब क्रैश हो गया मार्केट। रीजन क्या है, अपने को बस जानना है कि यार मार्केट गिरता क्यों है। जैसे इसमें आज के रीजंस क्या बताए हुए हैं, रीजंस इसमें बताए हुए हैं आपके 2। एक तो ये इजराइल और हिजबुल्लाह का वॉर, इसमें अनसर्टेनिटी है ग्लोबल की यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेसिकली इजराइल से भी आ रही है, मिडल ईस्ट से भी आ रही है, तो अगर सारे पैसे सरकारें यहाँ पर लगा देंगी तो लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, तो वो लोग कम पैसे लगाएंगे हमारे यहाँ पे, तो हमारी जो कंपनीज की मार्केट वैल्यू है वो ऊपर नहीं बढ़ पाती। ठीक है, तो एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ ऑल दी हिजबुल्लाह वॉर, दूसरा इंक्रीज इन दी येन इंटरेस्ट रेट, ये इंपॉर्टेंट है। येन कहाँ की करेंसी है, जापान की। जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करती है, रेपो रेट वगैरह, वैसे ही जापान की एक सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ जापान, ये करती है, मान लो कि इंटरेस्ट कर दिया इसने 4%। ये 4% क्या है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ जापान देती है लोन टू दी बैंक्स ऑफ, मतलब बैंक्स इन अदर बैंक्स, जैसे एसबीआई हो गया हमारे यहाँ पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे एचडीएफसी, कोटक, ये सब हो गए, और ये है आपका आरबीआई। ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट पर ये इसको लोन देता है। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मान लो 4 के बजाय 5% हो गया, तो जो लोन है मेरा महंगा हो गया। पहले अगर मुझे 100 रुपए का लोन मिलता था, मुझे कितने चुकाने थे, 104 चुकाने थे, अब कितने चुकाने हैं मुझे, 105 चुकाने हैं। 105 में खुद से भी कोई जो बैंक से एक जो इंडिविजुअल है वो लोन लेगा, ये जो इंडिविजुअल है
ये इसको भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ेगा, इसको भी लोन मैंने 5 पे ना देके बल्कि 6 पे दिए कि क्या पता मुकर गया तो पहले से ही मैंने अपना एक सेफ सिक्योर साइड रख लिया कि भाई कम से कम मेरे पास इतना पैसा तो आ ही जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं, इसका मतलब इन बैंकों के पास पैसे नहीं है। जब इन बैंकों के पास पैसे नहीं है तो ये जो इंडिविजुअल है लोन नहीं लेंगे। जब ये लोन नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, जिनको करना था। या फिर जापान का जो स्टॉक मार्केट है वहां भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए इंडिया में हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिला। दो और चीजें हो सकती हैं यार इसमें कि जैसे जब अगर बैंक आपको लोन ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है तो आपने जो एफडी करवाई होगी उसके भी तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि बैंकों को इस समय पैसा चाहिए है। क्या एफडी करवा दो, मुझे दे दूंगा। तो आपको एफडी का अगर पहले 5% मिलता था 6% मिलेगा। तो आप इन्वेस्ट करने की बजाय स्टॉक में कहाँ इन्वेस्ट करोगे, बैंक में, एफडीज में। इसलिए भी हल्का सा कमी देखने को मिलती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडिया में डिफरेंट कंपनीज में लोग जो है इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे मान लो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि यार ये ना अदानी की कंपनी है, अभी इसके पास ना 100 रुपए हैं, मैं इसको 200 रुपए और देता हूँ, ये 300 रुपए हो गए इसके पास, ये अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाएगा, लोगों को और जॉब देगा, लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देगा, जो कंपनी की और प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसका प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो मैंने बेसिकली उसमें मैंने आपको हिस्सा दिया हुआ है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा, आपकी जो कंपनी की मार्केट वैल्यू होगी उसमें भी मेरा हिस्सा होगा, क्योंकि मैंने आपके 2 शेयर खरीदे हुए, 2 शेयर बेसिकली 2%, तो जो भी 2% होगा वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द बेसिक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक बात है। एक कंपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल, आपने एक कंपनी में शेयर नहीं लगाए हुए, आपने बहुत सारी कंपनीज में शेयर लगाए हुए हैं, रिलायंस में लगाए हुए हैं, एसबीआई में लगाए हुए हैं, इसमें काफी सब में लगाए हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड का क्या होता है ना कि सारे शेयर एकदम से नहीं गिरते, एसबीआई के बढ़ गए, रिलायंस के नीचे गिर गए, तो म्यूचुअल फंड जो है हल्का सा स्टेबल सा रहता है। शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत उछाल पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा, है ना। तो हमारे यहाँ पर कल जो मार्केट डिक्रीज हुआ है उसका मेन रीजन क्या था, येन इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज कर देना बाय जापान की सेंट्रल बैंक, जिससे कि लोन देना बैंकों को महंगा हो गया, लोगों को उन्होंने लोन नहीं दिया, अगर दिया भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया, तो लोगों ने लोन नहीं लिया। जब लोन नहीं लिया तो उन्होंने इंडिया में या जापान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, और जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आई मतलब कि हमारे कंपनियों में पैसे नहीं आए, और जो ऑलरेडी लगाए हुए थे जापान के किसी इन्वेस्टर ने, उसने अपने भी निकाल लिए, क्योंकि उसने कहाँ लगाने थे, जापान के एफडी वाले, उसमें जापान ने पहले से लगाए हुए थे। किसी यार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा मुझे, वहां बहुत मिलेगा, तो निकाल लिए मैंने पैसे। तो जैसे ही पैसे निकाले वैसे ही कंपनी की मार्केट वैल्यू डाउन, आपके शेयर की वैल्यू भी डाउन, घाटा। ठीक है। तो इसलिए देयर वाज द न्यूज की सेंसेक्स डिक्रीज और निफ्टी दोनों डिक्रीज हुए। सेंसेक्स का बेसिकली मतलब क्या, इंडेक्स है ये, जो टॉप 30 कंपनीज है ना उनके शेयर कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं उसका ये एक पैरामीटर सा है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज की हुई है, मार्केट बैरोमीटर्स। मार्केट बैरोमीटर की मार्केट में कितना प्रेशर है, लूजन अप है या बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, तो वो मार्केट बैरोमीटर्स का नाम जाने जाते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। आपकी इकोनॉमी का हाल क्या है कौन बताएगा, हर कंपनी जाके तो नहीं पूछोगे, सेंसेक्स और निफ्टी से ही पूछोगे जाके। ठीक, तो एक तो ये था इसमें ज्यादा। दूसरा, इन्होंने चाइना वालों ने भी, चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम लोग ना बहुत पैसे खुले छोड़ेंगे, ऐसे इकोनॉमी को और एक्सपैंड और लोन ले जाओ। तो लोगों ने लोन लिया है और अल्टीमेटली जो है मतलब कि वहां के ही जो कंपनीज है वहां पर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि चाइना की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा ग्रो करने वाली है इस टाइम पे। तो चाइनीज ने जो हमारे यहाँ पर पैसे लगाए थे वो भी उन्होंने निकाल लिए और अपने जो डोमेस्टिक कंपनीज है उसमें लगा दिए, क्योंकि सरकार ने भी उनको आश्वासन दिया कि भाई हम इन सारी चीजों को और आगे लेकर जाएंगे, तुम डरो मत, पैसा हम भी दे रहे हैं, तुम भी दो, इकोनॉमी हमारी अच्छे से और ग्रो करेगी। तो जापान, चाइना और हिजबुल्लाह इजराइल वॉर का तीनों का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट देखने को मिला इंडिया के स्टॉक मार्केट पे। थोड़ा सा चलेगा ये 5-6 दिन, बट दोबारा से चीजें रिकवर हो जाएंगी, कोई ना कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी फिर। ये सारा न्यूज था इसमें। चलो नेक्स्ट है सुसाइड पॉड। भाई साहब सुना आप लोगों ने इसके बारे में? मतलब तगड़ा ही सिस्टम है, और कुछ नहीं करा, और कुछ नहीं मिला हमें करने को, अब कोई पढ़ाई लिखाई जॉब कुछ कर लेना, सुसाइड पॉड
क्या नाम है इसका, फिलिप निट्शिक, जो भी है, व्हाटएवर, फिलिप बोलेंगे आज के बाद इसे। इसने बनाया सुसाइड पॉड। इसको लगा कि यार लोगों को ना अगर जीने का अधिकार तो मरने का अधिकार भी है, इक्वालिटी चरम सीमा पे, कि मैं जीवित हूं तो मेरी मर्जी से, मैं मरूंगा तो मेरी मर्जी से, आई डोंट वांट टू डाई ओल्ड, आई वांट टू डाई यंग, और मन है मेरा मरने का। तो मैंने बुकिंग कराई कि यार मेरे को ना, आज क्या है, 1 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को एक अपॉइंटमेंट चाहिए जिसके लिए मैंने ऑलरेडी 15,000 यूरोज पे कर दिए हैं। 15,000 यूरोज बहुत होते हैं, मतलब पैसा, आपने पैसा दिया, बुकिंग करा ली, आपका फिर एक मेंटल फिटनेस टेस्ट हुआ, उसमें आप पास हो गए, 24 अक्टूबर को आप जाते हो। एक सुसाइड पॉड है वो, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, स्कार पॉड, पॉड ये नाम दिया हुआ है। आप इसमें एंटर किए, आपने दरवाजा बंद किया, आपने बोला कि बटन दबा दो, बटन दबा दिया गया, उसमें से लिक्विड नाइट्रोजन गैस है वो लीक होनी शुरू हुई, धीरे धीरे ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई, ऑक्सीजन कम, नाइट्रोजन इन, यू विल lose the consciousness, and धीरे 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 within 2 to 3 minutes you will become dead. तो ये है सुसाइड पॉड। स्विट्जरलैंड में ये जो है पहला इंसिडेंट सामने आया है जिसमें ऐसा करके एक पर्सन ने अपनी जान ले ली है। पहली चीज तो ये। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ आएगा इसमें यूथनेशिया। आप लोगों ने सुना होगा यूथनेशिया, कि भाई यूथनेशिया ना उनको देते हैं जिनको अब जीने का ना कोई भी ऐसे वो नहीं होता कि अब मैं जीवित रह सकता हूं, क्योंकि मुझे डिजीज ऐसी हो गई है कि अगर मैं जीवित रहूंगा तो परेशान रहूंगा मैं सारी जिंदगी। मुझे एक ऐसी डिजीज है जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कि मैं धीरे धीरे करके ना मौत की तरफ जा ही रहा हूँ, देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, और अब मैं सिर्फ बेड पे लेटा हुआ हूँ और बस मशीन लगी हुई है मेरे आसपास और बस मुझे जिंदा रखे हुए हैं, बट टेक्निकली आई एम ऑलरेडी डेड, है ना। तो यूथनेशिया का बेसिक मतलब क्या होता है, एक तो हो गया एक्टिव यूथनेशिया, एक हो गया आपका पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का बेसिक मतलब होता है कि आपको कोई ड्रग दी गई, एक इंजेक्शन लगाया गया, एंड उस इंजेक्शन ने आपकी पूरी बॉडी में जहर फैलाया एंड यू विल बिकम डेड। जैसे ना खाली इंजेक्शन अगर कोई लगा दे ना, तो स्किन में लगा दोगे ना ब्लड में, तो ब्लड में एक ना वो क्लॉट सा बन जाता है, वो वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, वहां पर कोई भी ब्लड वगैरह नहीं होता, एक वैक्यूम में खाली जगह सी बन गई। वो खाली जगह पूरी बॉडी में आपके ट्रैवल करती है, जैसे ही वो खाली जगह हार्ट तक जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ब्लड पंप करने का काम था, वो वैक्यूम आ गया एकदम से, तो हार्ट को नहीं पता क्या करना है, तो एकदम से चोक हो जाता है वो, तो वो भी एक खतरे का साइन है। तो उसमें क्या है, मतलब कि एक्टिव यूथनेशिया, आपको एक्टिवली मारा गया है। पैसिवली का मतलब क्या होता है कि आप ना हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए थे, आप आईसीयू में थे, अलग अलग मशीनों से आपको जो है ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, खाना दिलाया जा रहा था, उन मशीनों को हटा दिया गया एंड धीरे धीरे आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं मिली उन चीजों की, तो यू विल बिकम डेड। तो एक्टिवली का मतलब होता है कि जानबूझकर एक्टिव पार्टिसिपेशन से आपको मारा गया, है ना। और पैसिव में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम था उसको हटा लिया गया। पैसिव वाले में एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, असिस्टेड डाइंग, कि आपको मरने में हेल्प की गई, आपको मरने में हेल्प की गई। इसमें कोई भी ना, जैसे इसमें डिफरेंस बताया गया है कि यार दोनों अलग अलग चीजें हैं। असिस्टेड डाइंग में आप खुद अपना डिसीजन लेते हैं विदाउट एनी मेडिकल इन्वॉल्वमेंट, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो सब कुछ, ना कोई मशीनें हटा रहा है आपकी, ना कोई आपको ड्रग दे रहा है, आपने किसी काम के लिए, किसी डिजीज के लिए वो ड्रग खरीदा था, आपने खुद लिया, किसी को आपने बताया नहीं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, असिस्टेड डाइंग, कि मरने में हेल्प कर दो, है ना। तो यूथनेशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए आपको। और ये सार्कोपॉड है जिसमें 64 ईयर ओल्ड अमेरिकन वुमेन ने अभी रिसेंटली अपना सुसाइड किया। तो थोड़ा सा तो मेरे को लगता है कि यार हम काफी लिबरल होने के चक्कर में काफी डम हो गए हैं। दूसरा एक तो ये, बाकी इसमें यार सार्कोपॉड बताया है, नाइट्रोजन गैस है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, क्या नहीं है, एक तो ये चीज। दूसरा, इसके बारे में जो स्विट्जरलैंड का लॉ है वो क्या कहता है। स्विट्जरलैंड में या इंडिया में
एक्टिव यूथनेशिया इज बैंड। एक्टिवली आप किसी को ड्रग देकर मार नहीं सकते कि उसने कहा था ना भाई, लिखा हुआ भी अगर उसने लिख के दिया ना कि मुझे ये ड्रग लगा दे और मैं मरना चाहता हूं, तो भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज एक्टिव यूथनेशिया इज बैंड। लेकिन पैसिव यूथनेशिया जो है वो दिया जा सकता है लीगल एज लॉन्ग एज एन इंडिविजुअल एंड्स देयर लाइफ विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। कि ना तो बेसिकली किसी से लड़ाई झगड़ा है ना, मेरे को कोई डिजीज ऐसी है जहां पर मुझे अपनी जान लेनी है, अदरवाइज आई एम वेरी वेरी इन पेन, या तो मुझे इस पेन से मुक्ति दे दो, या फिर जो है कुछ ना कुछ तो करो, अल्टीमेटली मेरे को मरना है। तो दैट पैसिव यूथनेशिया बेसिकली लीगल, और कोई सेल्फ सर्विंग मोटिव नहीं है उसमें, मतलब कि मैं दिखा देता हूँ किसी को कि मरना क्या होता है, कुछ नहीं है ऐसा, है ना। गिल्ट दे के नहीं जाना किसी को, खुद का मोटिव है कि बीमार है यार, इसको देखो बोल क्या रहे हैं, डेथ टूरिज्म। भाई मेडिकल टूरिज्म सुना था मैंने, अल्टीमेट लेवल का मेरे को अच्छा वर्ड लगा था मेडिकल टूरिज्म के, यार चले भी गए, घूम भी आए, इलाज भी करवाया है। डेथ टूरिज्म तो गए, डेथ करवाई, वापस तो आए नहीं, फोटोज कहाँ है टूरिज्म की, वो पैसे देकर जा रहे हैं। तो मतलब वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज्यादा एक सोचने वाली बात है, ये आपको सोच में डालेगी ये बात कि यार हम कर क्या रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तो हमें बैठ के सोचना चाहिए कि व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ये बाकी इसमें देखो लूप होल्स क्या क्या है, लूप होल्स भी ये नहीं कि तरीका गलत है, लूप होल्स क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो आपने यूज करी है ना, वो केमिकल एक्ट था उसके हिसाब से यूज नहीं की गई, मतलब यूज कर सकते हो बट तरीका गलत है, ये एक लीगल लूप होल है इसमें। तो एक ये इसमें थोड़ा सा चीजें हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई असिस्टेड सुसाइड जो डेफिनेशन हम बोलते हैं वो क्या होती है कि इट इज पर्सन्स एबिलिटी टू कमिट द फाइनल एक्ट ऑन देयर ओन, खुद करता है पर्सन, लेकिन इस वाले में क्या कर रहे हो आप लोग, एक्सटर्नल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, सुसाइड बोर्ड एक्सटर्नल असिस्टेंस ही है। तो जो डेफिनेशन थी यूथनेशिया की असिस्टेड डाइंग की वो आपने फॉलो नहीं करी, मतलब असिस्टेड डाइंग कर सकते हैं, तरीका गलत है, मतलब तुम किसी का मर्डर कर सकते हो, तलवार नहीं मार सकते, गोली मार दो, मतलब एक्ट तुम्हारा बिल्कुल एंड बिल्कुल सही है, मीन्स तुम्हारे गलत है। तो साइंस के पर्सपेक्टिव सोचना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा एथिकल पर्सपेक्टिव से भी सोचना, थोड़ा सा अपना पॉजिटिविटी बनाए रखो भाई, थोड़ी सी ऐसे ऐसे केस सब सुनने को मिले तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि ये सब तो नहीं ही करना है, ठीक है। कुछ चीजें सिखाने के लिए भी होती, सब चीजें करने के लिए नहीं होती। नेक्स्ट आएंगे अर्थ में सर्वाइव द डेथ ऑफ सन। अभी अपने को पता है कि यार ये सन है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, साइंस में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ये सन है, ये रहा आपका मरकरी, ये रहा आपका वीनस, ये रहा आपका अर्थ, ये रहा आपका मार्स, ये है आपका सन। सन में क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन? फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज हो जाना, दो से एक हो जाना। फ्यूजन का मतलब होता है एक से दो हो जाना, फ्यूज दो से एक, फ्यूजन एक से दो। फ्यूजन होने के लिए यू रिक्वायर मोर टेम्परेचर। अगर आपने जैसे पानी में शुगर को घोलना है तो या तो स्टर कर लो या फिर आप क्या करो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर 10 to the power 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है या उससे ज्यादा है, देन न्यूक्लियर फ्यूजन कैन स्टार्ट। सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, इट विल स्टार्ट कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग द हीलियम। हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे अबंडेंस यूनिवर्स में किसकी है, हाइड्रोजन की। अर्थ पे सबसे कम हाइड्रोजन है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तब शुरू होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, मतलब कि सबसे छोटा एलिमेंट कंबाइन होकर हीलियम बन गया। रिक्वायर कितना है टेम्परेचर, 10 to the power 7 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा, ठीक है। और
जब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे पास आते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ गया, एंड नाउ द एटम्स कैन फ्यूज एंड कैन क्रिएट अ न्यू एलिमेंट। और जब वो एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। वही एनर्जी किस में से निकल रही है, आपके सन में से निकल रही है। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सन का जो कोर है ना, वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, फ्यूजन रिएक्शन है। जितना आप सूरज के कोर से दूर जाते जाओगे, जैसे पूरा सूरज आपको ऐसे दिखता है, ये कोर है आपका, दूर जाते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा, कम होना चाहिए, बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, कोर। दूर जाते जाओगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। सबसे सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, कोरोना, जो दिखती है आपको जब सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है ना, टोटल सोलर इक्लिप्स की, भाई पूरे तरीके से सन को मून ने ढक लिया, तो उसके आसपास जो ये आपको रेड रेड सा नजर आती है लेयर, वो होती कोरोना लेयर, जो जनरली आपको नहीं दिखती। जनरली कौन सा दिखता है आपको, ये सूरज जैसे गोल गोल सा पीला पीला सा, ये अलग लेयर है सन की, फोटोस्फीयर कहते हैं इसे, है ना। डिटेल में नहीं जाएंगे, बस पता हो कि हाँ सन की अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। न्यूज में क्यों है, ये करवाना क्यों चाह रही हूं मैं, क्योंकि इन्होंने एक ना वो सुना है अभी की, जैसे अभी सन के अराउंड हम लोग घूम रहे हैं और हमें एनर्जी मिल रही है, जब सन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तब भी जो अर्थ है वो सरवाइव कर लेगी, ना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, इट विल सरवाइव। क्योंकि हम लोगों ने भी रिसेंटली एक ऐसा स्टार देखा है जिसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, उसके अराउंड अभी भी जो प्लैनेट घूम रहा है उसमें जो है लाइफ की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज इंक्रीज नहीं करता आफ्टर द डेथ ऑफ अ स्टार, ठीक है। अब इसको ना समझ, तो आपको बस ये चाहिए है ये, दैट हाउ स्टार्स आर इवॉल्व्ड। स्टार्स बनते कैसे हैं, सन बना कैसे है हमारा, कि यूनिवर्स बना, हाइड्रोजन 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 हर जगह पर है, किसी जगह पे ज्यादा होगा, इस जगह पे ज्यादा है, आपस में कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कैन गो अप टू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, है ना। और अल्टीमेटली क्या शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो जो कोर है बेसिकली, मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन ज्यादा है, उसके आसपास भी हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या शुरू हुआ है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुआ है। आसपास की जो लेयर है वो धीरे धीरे और गर्म हुई है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन से क्या हो रहा है, एनर्जी निकली, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो चीजें कहाँ जाती हैं, दूर या पास आती हैं। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे इस चीज का तो वो चीजें दूर जाएंगी या पास आनी शुरू हो जाएंगे, एक्सपैंड करती है ना। जो भी चीज गर्म है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है, भागना शुरू कर देती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं थोड़े से और दूर 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 जाएंगे। साथ में क्योंकि ग्रेविटी बहुत है, तभी हाइड्रोजन एकदम पास आकर टेम्परेचर बढ़ा था उनका, तो ग्रेविटी चाह रही है कि चीजें पास रहें, टेम्परेचर चाह रहा है कि चीजें सारी की सारी दूर निकल जाए। इस टाइम पर अल्टीमेटली जब रिएक्शन चल रही है तब कौन जीत रहा है, आपका ये इंक्रीज इन दी एरिया ऑफ स्टार। अभी जो सन है वो इतना है और अर्थ यहाँ पर है, सन का जो साइज है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, अल्टीमेटली सभी प्लैनेट्स को ये खा जाएगा, एनगल्फ कर लेगा। क्यों, क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है कोर में कि अल्टीमेटली जो चीजें हैं, जो हाइड्रोजन है वो आगे 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 बढ़ती चली जाएगी। और बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू हीलियम। हीलियम एक बार कन्वर्ट हो गई, हाइड्रोजन सारी खत्म हो गई आपकी, अब हीलियम भी फ्यूज करे, कार्बन या आयरन बना ले, लेकिन उसका टेम्परेचर और बहुत ज्यादा चाहिए। 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, तो अगर 400 हाइड्रोजन थे तो कितने बने आपके, 100 हीलियम ही बने। 100 हीलियम तो बहुत दूर दूर हैं, टकरा ही नहीं रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तो फ्यूजन रिएक्शन शुरू ही नहीं हो रही है, तो हीलियम बनकर जो है प्रोसेस रुक गई प्रोसेस। तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टेम्परेचर ना तो बढ़ रहा है ज्यादा, तो चीजें दूर दूर भी नहीं जा रही हैं। अब सिर्फ कौन है काम करने के लिए, ग्रेविटी, है ना। तो ये सब जो कोर है वो अल्टीमेटली जो आपका बना रहेगा। जो सारी चीजें जो बाहर फैल गई हैं, दीज आर दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टार। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, आपकी नेबुला से। ये इंपॉर्टेंट है, बस आपने लिखना है वो थोड़ा बहुत। नेबुला का मतलब क्या होता है, क्लाउड ऑफ गैस।
क्लाउड ऑफ गैस किसमें हम बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। क्लाउड ऑफ गैस इज दी पहली चीज तो ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कि भाई यार बहुत सारी ग्रेविटी ज्यादा थी, तो अल्टीमेटली इसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, बट टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा कि फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो सके। तो स्टार से पहले की स्टेज क्या है? प्रोटोस्टार, कि टेम्परेचर हाई है लेकिन इट इज नॉट हॉट इनफ टू स्टार्ट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, बिकॉज सबसे कम ऑर्डर की रिएक्शन अगर शुरू करनी है फ्यूजन वाले, तो कम से कम टेम्परेचर कितना चाहिए आपको? 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इतना हुआ नहीं है, धीरे धीरे पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, कोलाइड करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलाइड करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, करते करते इट विल बिकम स्मॉल स्टार की रिएक्शन शुरू हो गई है कोर में। कोर में रिएक्शन शुरू हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा? साइज बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर है भाई, चीजों को एक्सपैंड कर, बिकम व्हाट? रेड जायंट। अभी जो हमारा सन है वो स्टार है, इट इज जस्ट द स्टार, स्मॉल स्टार। धीरे धीरे क्या बनेगा? ये रेड जायंट बनेगा। जायंट का मतलब होता है उसका साइज बहुत बड़ा होगा, बिकॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और सभी प्लैनेट्स को क्या कर लेगा? ये एनगल्फ कर लेगा। ठीक बात है, रेड जायंट बना। उसके बाद आपका जब ये रेड जायंट स्टार बना है, इसको आप ऐसे समझना, ये रही कोर और ये रही इसकी आउटर लेयर्स, ठीक है। जब ये रेड जायंट बन गया है बहुत ज्यादा, तो कोर इतनी ही है आपकी, और जो ये एरिया है वो काफी ज्यादा जो है ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा जो गैसेस है वो बाहर की तरफ निकल गई हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है, नाउ इट इज नो मोर अ रेड जायंट, इट इज जस्ट अ व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? रेड जायंट के बाद आपका व्हाइट ड्वार्फ। जैसे यार आप गैस चलाते हैं, वो बर्न, जब गैस चल रही है तब तक तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, है ना, मतलब काफी ज्यादा गर्म होता है वो, अगर खेलने का शौक हो तो अलग बात है, लेकिन हाथ लगा नहीं सकते उस पर। वो है इस टाइम पे स्टार और रेड जायंट। आप उसको बंद कर दो, फिर एकदम से टच करोगे, फिर भी हाथ जलेगा, क्योंकि अभी भी उसमें जो है गर्मी बाकी है। मतलब रिएक्शन भले ही रुक गई है, बट फिर भी जो पहले की बनी हुई गर्मी है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो क्या है? आपका व्हाइट ड्वार्फ। धीरे धीरे वो गर्मी भी कम हो जाएगी, फ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका ब्लैक ड्वार्फ। समझ पा रहे हैं इस चीज को, कैसे स्टार बना है? इसके और बहुत स्टेजेस हैं, वो हम करेंगे साइंस में, बट अभी के लिए इतना ही हमें जानना है कि भाई यहां से लेकर यहां तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेबुला, नेबुला इज द क्लाउड ऑफ गैसेस विच इज जनरली हाइड्रोजन। उसके बाद प्रोटोस्टार की टेम्परेचर बढ़ा तो है ड्यू टू कोलिजन, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर सके, दैट इज प्रोटोस्टार। देयर कम्स द स्टार, फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया है, रिएक्शन शुरू हो गया तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो चीजें दूर दूर जा रही हैं, तो वो क्या बन गया है? जायंट, विच इज रेड इन कलर, ठीक है। उसके बाद जब रिएक्शन फ्यूजन वाली खत्म हो जाएगी तो वो क्या बनेगा? आपका व्हाइट ड्वार्फ। उसको अब गर्मी भी है उसमें। इसका मतलब जो ये न्यूज थी उसमें क्या था कि अगर व्हाइट ड्वार्फ स्टार के अराउंड भी आप घूम रहे हैं, तब भी आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम नहीं होगा एकदम से, वो धीरे 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 करके कम होगा, क्योंकि गर्मी अभी भी उसमें बची हुई है, ठीक है। तो न्यूज बेसिकली तो रिसर्च थी है, बट क्योंकि टॉपिक आपका साइंस का भी है, ये स्टेलर रेवोल्यूशन का, तो जब आप ये दोबारा करेंगे तो यू विल हैव द आइडिया कि हाँ हमने ये पहले किसी न्यूज में पढ़ा हुआ है, कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो दैट इज होल, स्टार्टिंग फ्रॉम नेबुला टू प्रोटोस्टार टू स्टार टू रेड जायंट एंड देन आपका व्हाइट ड्वार्फ। देखो ये सारे ना आसपास लेयर्स चली गई, ये कोर रह गई इस बीच में, ये कोर रहेगी, लास्ट में अल्टीमेटली इट विल बिकम आपका ब्लैक ड्वार्फ, बिकम्स अ ब्लैक ड्वार्फ व्हेन इट स्टॉप्स एमिटिंग लाइट, गर्मी बिल्कुल खत्म हो गई है। जो ये ब्लैक ड्वार्फ है, ब्लैक स्टार नहीं है, ब्लैक होल नहीं है, ध्यान रखना, अलग अलग चीजें हैं, बाद में करेंगे। चलो नेक्स्ट है एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती व्हाइट राइस। इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जो अपने को जाननी है। अभी रिसेंटली सरकार ने क्या किया है, हमारे यहाँ पे दो टाइप के राइस मिलते हैं, एक बासमती एक नॉन बासमती। अमीरों वाले के लिए बासमती, गरीबों के लिए नॉन बासमती। तो नॉन बासमती पे एक्सपोर्ट हम लोगों ने रोका हुआ था कि यार किसी को मत भेजना, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाने वाले बहुत थे और प्रोडक्शन हमारी कम हुई थी।
तो हमने बोला था कि अगर तुम बेचोगे तो कितने का बेचना, कम से कम $490 पर टन। अगर तुम बेचोगे तो कम से कम कितने बेचना, $490 पर टन। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, तो तुम अपना प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा और महंगा बेचोगे, उससे सस्ता तो जो है चाइना बेच रहा है उस कंट्री को, तो तुम्हारा खरीदेगा कौन? तो हम लोगों ने मना भी नहीं किया एक्सपोर्ट करने के लिए, हमने मना भी कर दिया, है ना। तो हमने उस टाइम पे एक्सपोर्ट प्राइस जो रखा होता है मिनिमम, उसको हम लोगों ने अब जो है हटा दिया है। ठीक है, तो पहली बात तो एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस से हम लोगों ने बैन हटा दिया है। अगेन नहीं, इसमें है इट हैज इम्पोज्ड अ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ दिस। हाँ, कर दिया है, एक्सपोर्ट प्राइस थोड़ा सा लगा दिया है, बैन बिल्कुल हटा दिया है कि यार तुम बैन मतलब लगा जा ही नहीं सकता है यहाँ से राइस, वो सिचुएशन नहीं रही है। जा सकता है लेकिन कम से कम कितना बेचोगे आप, कितने पे, $490 पर टन पे, ये इम्पोज किया है अभी। ठीक है, एक तो एमईपी पता हो क्या हो आप लोगों को, दूसरा अपने को पता है एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, हमने किया हुआ है पहले ऑलरेडी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? एक्सपोर्ट करने पे ड्यूटी लगती है। वाह, इससे इजी डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकती थी। ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो वो तो चलो कॉन्सिक्वेंस हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? एक ऐसा टैक्स जो आपको चीजें एक्सपोर्ट करने के टाइम पे देना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज अगर 100 रुपए की है तो एक्सपोर्ट अगर आपको करनी है, सरकार को कितना देना पड़ेगा आपको, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, कि 40 रुपए पहले मुझे दो, फिर 100 रुपए की चीज जो है कहीं मर्जी बेचो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको तो 100 की चीज कितने की पड़ेगी, 40 की पड़ गई, तब 100 की ना बेचकर आप 150 की बेचोगे बिकॉज ऑफ ऑल द प्रॉफिट गेन्स। तो खरीदेगा नहीं आपसे क्योंकि महंगी होगी आपकी वस्तु, है ना। तो वो भी हमने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी है, 20% कर दिया। नहीं 20% नहीं, इसको हटा ही दिया हम लोगों ने, रिमूव दी 20% एक्सपोर्ट। पहले 40 से 20 क्या था, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं है, लेकिन यस एमईपी है, इतना प्राइस से बेचना पड़ेगा कम से कम, ज्यादा बेचो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने ऐसा किया क्यों है, वाई रिमूव दी बैन नाउ? पहली बात तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा उगा दिया, मतलब इंक्रीज सोइंग, बहुत सारे फार्मर्स ने चावल लगाए। दूसरा, हमने प्रोडक्शन भी इंक्रीज करी। चावल आपका खरीफ, रबी, हर सीजन में अलग अलग एरिया में दिख जाएगा। तमिलनाडु में 3 क्रॉप होती हैं आपके चावल की, सेम गोज फॉर वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में तो सारे साल राइस की खेती होती ही रहती है, तो खरीफ का सीजन भी ये कैप्चर करता है, रबी का भी कैप्चर करता है। पंजाब में लगता है कब, ये जून के अराउंड, और कटाई होती है इसकी अक्टूबर के अराउंड। अभी रिसेंटली अक्टूबर चलेगा ना, तो जो पैडी है, जो राइस है, वो कट रहा होगा इस टाइम पे, तो जो पराली होगी वो जल रही होगी। तो वो सीजन कि सर्दियों गर्मियों में लगाया, सर्दियों में काट लिया, उसको खरीफ सीजन बोलते हैं। बट इंडिया में तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर खरीफ और रबी दोनों में उगता है। तो हमने डायरेक्ट सोइंग भी बहुत अच्छे से करी है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा हाई है। दूसरा, हमारे जो रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ी सी अब कम हो गई है, होलसेल के प्राइस भी डाउन हो गए हैं, तो ठीक ठाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं कि हमारा बहुत नंबर ऑफ नॉन बासमती का राइस है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए हम आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारा होलसेल पर ही बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा होता, अगर हमारा होलसेल पर ही बहुत महंगा बिक रहा होता तो हम अभी एक्सपोर्ट भी रोक रहे होते कि यार हमारी जनता को तो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो होलसेल के प्राइस भी कम हो गए हैं, और दूसरा हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स भी हैं, बढ़िया काम चल रहा, सरप्लस स्टॉक्स हैं कि भाई एफसीआई जो डेटा मेंटेन करता है वो सही है। तो हायर सोइंग, प्रोडक्शन हाई, डिक्लाइनिंग इन द होलसेल प्राइसेस का सरप्लस स्टॉक, ये सारी चीजें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इससे फायदा किसको पहुंचेगा, फार्मर्स को, बेच सकते हैं। सेंटर ने अलाउ कर दिया स्टेट गवर्नमेंट्स को टू बाय राइस फॉर देयर वेलफेयर स्कीम्स, कि चावल देने थे ना लोगों को, तुम लोगों ने फ्री में ले जाओ। दूसरा, ये सुना था इथेनॉल बनाने के लिए भी ले जाओ। तो राइस जो है आप खरीद सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अब ये जो है पावर आ गई है। जब तक इसका एक्सपोर्ट पर बैन था तब आप बहुत ज्यादा जो है ये सब चीजें नहीं कर सकते थे कि फ्री में चावल दे दिए ना, चावल दोगे तो पैसे लगेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट सोचती थी पहले खरीदने से पहले कि लोगों को बेचने हैं या नहीं बेचने हैं, या उनसे पैसे ले लेने हैं।
तो फायदा सभी को हो गया। दूसरा, ट्रेडर्स को फायदा होगा कि यार वो कर पाएंगे। कंज्यूमर्स के लिए दिक्कत होगी, कंज्यूमर्स के लिए कि एक्सपोर्ट बढ़ के जाएगा तो डोमेस्टिक में भी क्या पता कम रह जाए। तो जब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो से थोड़ा सा इंक्रीज प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। दैट्स वन थिंग। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है यार ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस कौन करता है? सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, चाइना। इंडिया इज एट सेकेंड, ठीक है, पहला ही है। लेकिन चाइना जितना प्रोड्यूस करता है उतना ही खा भी जाता है, फिर जनता भी ज्यादा है, हमसे तो ज्यादा ही है। ऐसा है नहीं, हम ज्यादा है इस टाइम पे तो वैसे, बट हम मान के चल रहे हैं कि ज्यादा खाते हैं अमाउंट में, हम थोड़ा सा कम खाते हैं अमाउंट में। तो चाइना प्रोड्यूस भी ज्यादा करता है और ये कंज्यूम भी ज्यादा करता है, लार्जेस्ट कंजम्पशन है इसकी। हमारे यहाँ पे चावल ज्यादा लोग नहीं खाते, मतलब ऐसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल साइड और आपका जो साउथ वाला एरिया वो ज्यादा खाता है। नॉर्थ में तो रोटी चलती है जनरली, है ना, तो थोड़ा सा कम कंजप्शन है हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अगर ये कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे? थोड़ा सा कम करेंगे, के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए कम बच गया। हमने प्रोड्यूस ज्यादा करा, कंजप्शन कम है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो भले ही इंडिया पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ना हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है? एक्सपोर्टर है। तो ये खास बात है हमारी। तो इसमें डेटा सारा दिया हुआ है आपका, दैट इंडिया इज द बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर। 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर, तो इंडिया था उसका आंसर। तब से इंडिया चला ही आ रहा है। तो जो भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं, जो भी डेटा इसमें दिया होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाएगा। अभी राइस पर पूछा गया, कल को क्या पता पल्सेस पर आ जाए, कल को क्या पता आपका शुगर केन पर आ जाए, है ना। तो जो भी न्यूज में रहेगी चीज वो पता होनी चाहिए। चलो, बाकी तो इसमें कोई खास नहीं है। बाकी इसमें दिया हुआ है कि यार थाईलैंड और वियतनाम ऐसे दो स्टेट्स हैं जो इंडिया के राइस एक्सपोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, ये दो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो चैलेंजेस इनसे रहते हैं हमें कि यार इनका खरीद लेते हैं ज्यादा। ठीक है, तो पता हो गया साउथ एशिया में सब चलता है। चलो, बाकी और इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना ही है आपका। बाकी न्यूज़ इतनी ही थी और यही उम्मीद है कि आप एटलस खरीदेंगे और उसमें जो है सार की कंट्रीज मार्क करेंगे और बिम्स्टेक मार्क करेंगे और ये जो चीज़ें हमने लिखवाई हैं उनको रिवाइज करेंगे, सो दैट अगर पेपर में दोबारा ये आती है न्यूज़पेपर में तो हमें पता हो कि हाँ चल क्या रहा है दुनिया में। सहमत इस बात से हम? किसी को कोई डाउट हो?